नमस्कार, गुड मॉर्निंग साथियों। नमस्कार, गुड मॉर्निंग साथियों। उत्कर्ष क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त नरेंद्र चौधरी। और मेरे दोस्तों, राजस्थान की ज्योग्राफी का ये सेगमेंट हम लोगों ने स्टार्ट किया था और यहाँ पर हम राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे थे। और यहाँ तक हम बात करें, अपना जो चैप्टर चल रहा था, हम पढ़ तो रहे थे राजस्थान का भूगोल। और इस राजस्थान के भूगोल के अंदर हम बिंदु जो था हमारे पास, वो अंतिम रूप से चर्चा कर रहे थे दक्षिणी पूर्वी पठार को हम लोग पढ़ रहे थे। किसकी चर्चा कर रहे थे? दक्षिणी पूर्वी पठार। तो आज इस दक्षिणी पूर्वी पठार का जो उप विभाजन है, थोड़ा सा बच गया था, इसको हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। उसके बाद थंबनेल आपने देखा भी होगा। उसके बाद हम मरुस्थलीकरण की बात करेंगे, या मरुस्थल क्या होता है, राजस्थान के कितने जिलों के अंदर मरुस्थल या कितने भूभाग पर मरुस्थल हो गया और मरुस्थल के कारण क्या हैं। और उसके बाद कुछ चर्चा करेंगे राजस्थान में गिरने वाले महत्वपूर्ण अकालों की। किसकी? अकालों की चर्चा करने वाले हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे राजस्थान के अंतर परंपरागत तरीकों से जल संरक्षण की जो विधियां अपनाई जाती हैं उनके ऊपर। तो ये जो सेगमेंट है, ये हर राजस्थान की कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बस अच्छे से नोट्स बनाना है और चलो करते हैं स्टार्ट। आ जाओ भाई, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्ते। हम बात कर रहे थे दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग की। यहां से देखो, जब हम बात कर रहे थे इसको दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग के साथ बात कर रहे थे, और इस दक्षिणी पूर्वी पठार के अंदर लास्ट में हमने देखा था इसका उप विभाजन हम लोगों ने किया था। और इसके उप विभाजन जब हम लोगों ने किया तो इसको दो भागों में बांटा था। कहा था एक तो हम इसको भूगर्भिक दृष्टि से अध्ययन करेंगे कि भाई भूगर्भिक संरचना क्या आती है, वो हम पढ़ेंगे। और उसके बाद में इसकी जो धरातलीय बनावट आती है, किसकी बात करें? धरातलीय जो बनावट आ जाती है, इस धरातलीय बनावट को हम लोग यहाँ से पढ़ने वाले हैं। और यदि हम बात करें इस भूगर्भिक संरचना की, तो यहाँ पर आपको पता होगा दो बातें हम लोग पढ़ भी चुके हैं। एक तो हमने यहाँ से पढ़ा था विंध्य कगार, ये पढ़ लिया था भाई, विंध्य कगार की चर्चा हो गई थी। और उसके बाद में एक ग्रेट बाउंड्री फोल्ट की बात करें, ग्रेट बाउंड्री फोल्ट की बात करें, ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। उसके बाद इस धरातलीय बनावट की बात करे थे और ये देखा था कि इसको 5 भागों में बांटा था। एक आ जाती हैं अर्धचंद्राकार पहाड़ियां, एक तो अर्धचंद्राकार पहाड़ियां आ जाती हैं। उसके बाद हमने देखा था यहाँ पर क्या अर्धचंद्राकार पहाड़ियां हो गई थी। उसके बाद एक हमने बात की थी यहाँ पर झालावाड़ का पठार की बात की थी, झालावाड़ का पठार आया था। एक यहाँ पर आ जाता है डग गंगाधर क्षेत्र, डग गंगाधर क्षेत्र की बात की थी। एक आ जाता है भाई शाहबाद उच्च भूमि, शाहबाद उच्च भूमि। और एक हमने बात की थी यहाँ पर चंबल बेसिन, ये हम लोग पढ़ रहे थे, इनको हम लोग पढ़ रहे थे। अब आ जाओ यहाँ से, सभी को गुड मॉर्निंग। अब देखो भाई, अब नोट्स बनाना चालू कर रखा होगा। उस नोट्स के आगे कहाँ तक पढ़ लिया था मैं आपको बता दूं। उसके आगे हम लोग स्टार्ट यहाँ पर करते हैं। हम बात कर रहे थे धरातलीय स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, यही तो पढ़ रहे थे भाई, धरातलीय बनावट। और इस धरातलीय बनावट या धरातलीय क्षेत्र को पढ़ रहे थे। और यहाँ पर आ जाओ, यहाँ से यदि हम चर्चा करें अब सर कहाँ पहुँच गए थे, तो सबसे पहले तो हमने यहाँ देखा था कि यहाँ पर, यहाँ से इस 12 से लेकर के और यहाँ पर इस बूंदी से होती हुई बूंदी, चित्तौड़गढ़, कोटा, झालावाड़ तक ये पहाड़ियाँ आ जाती हैं। और ये जो पहाड़ियाँ थी, इन पहाड़ियों को हम लोगों ने नाम क्या दिया था? अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ। इन पहाड़ियों को हमने क्या कहा था? इनको हम लोगों ने नाम दिया था भाई अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ, यही तो कहा था, अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ। अब यहां से आगे चलते हैं। अब इसके आगे क्या इशू आता है उसकी बात करते हैं। ये आप लोगों ने पढ़ लिया भी होगा, हाँ जी, पूरी करेंगे भाई, राजस्थान की ज्योग्राफी चिंता मत करो। अब उसके बाद में यहाँ पे देखो, इस 12 के अंदर यहाँ पर एक क्षेत्र आता है, इस 12 में यहाँ पर एक क्षेत्र आता है मेरे भाई,
इसी प्रकार से बनाते हुए चलना, लिखते हुए चलना। और ये जो क्षेत्र आता है ये शाहाबाद का क्षेत्र है। किसका क्षेत्र है? शाहाबाद बारा का क्षेत्र है। और इस शाहाबाद बारा का जो क्षेत्र है ये आसपास के भूभाग से ऊपर उठा हुआ है, इसलिए इसे क्या कह दिया जाता है? शाहाबाद उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं इसे? शाहाबाद उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। ये जो शाहाबाद उच्च भूमि क्षेत्र है यहाँ पर सहरिया जनजाति निवास करती है। कौन सी आ जाएगी? सहरिया जनजाति की बात करें इस क्षेत्र में, सहरिया जनजाति जो है वो सबसे अधिक निवास करती है। और कई बार तो ये भी आ जाता है मेरे भाई क्या कि ये जो सहरिया जनजाति वाला जो क्षेत्र है ये शिक्षा की दृष्टि से कम आता है। और यहाँ पर ये भी ध्यान में रखना, करंट अफेयर्स के साथ जोड़े तो मनरेगा की बात करें, मनरेगा के अंदर ये जो सहरिया जनजाति जो आती है इनको 200 दिन के कार्य रोजगार की बात की जाती है। तो ये आर्थिक दृष्टि से, शैक्षणिक दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से समाज की मुख्य धारा से अलग हैं। इसलिए हम बात करें तो इस शाहाबाद उच्च भूमि क्षेत्र को या सहरिया जनजाति वाला क्षेत्र आता है इसे काली हांडी क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोलते हैं इसे? काली हांडी क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, ये कहें कि परिवहन की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से समाज की मुख्य धारा से क्या है भाई? कमजोर आ जाता है। चलो, तो ये तो हो गई शाहाबाद उच्च भूमि। ये अर्धचंद्राकार पहाड़ियों की पूरी डिटेल हम लोगों ने पढ़ ली थी, कहां पर क्या कहा जाता है। उसके बाद में ये जो झालावाड़ की बात करें, हाँ भाई, इसी शाबाश संतोष मीना, इसी सहरिया क्षेत्र के अंदर यहाँ पे किसकी बात करें भाई? यहाँ पर एक इन बच्चों को यूपीएससी की बात करें, यूपीएससी और आरपीएससी तैयारी के लिए, आरपीएससी की तैयारी के लिए सुपर 30, यहाँ पर सुपर 30 स्कीम चलाई गई है कि पहले बेस्ट जो 30 बच्चे होंगे जिसमें 20 लड़के और 10 लड़कियां होंगी वो सुपर 30 जो यूपीएससी के लिए है वो इसी सहरिया जनजाति क्षेत्र से है। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है। चलो जी, और मनरेगा के तहत हाँ आगे देखो, ये पहाड़ियां यहां तक आ गई। ये जो जिला आता है ये झालावाड़ का क्षेत्र है। तो इस झालावाड़ का ये जो क्षेत्र है ये मालवा के पठार का क्षेत्र है। किसके पठार का भाग आता है? मालवा के पठार का भाग आता है और ये भी पठारी भाग है। सुपर 30 शाबाश। ये क्या है भाई? ये जो भाग है ये मालवा के पठार का क्षेत्र आता है, पठारी भूभाग आता है, इसलिए इसको कह दिया जाता है झालावाड़ का पठार। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इसे हम लोग कह देंगे भाई झालावाड़ का पठार के नाम से इसे जाना जाता है। हो गई बात यहां से क्लियर। इस झालावाड़ के पठार के नीचे की बात करें और ये जो अर्धचंद्राकार पहाड़ियां आती हैं इसके दक्षिण पश्चिम में देखो, इसके दक्षिण और पश्चिम का ये जो क्षेत्र आता है ये क्षेत्र एक मैदानी भाग आता है। ये क्षेत्र कैसा है? उच्च मैदानी भाग आता है। और यदि इस मैदानी भाग की बात करें इसे कहा जाता है डग गंगाधर क्षेत्र। इसे क्या कहते हैं? डग गंगाधर क्षेत्र। और ये जो डग गंगाधर क्षेत्र की बात करें तो इसके साथ याद रखना ये कैसा है भाई? समतल मैदानी भाग है। तो ये समतल मैदानी भाग है। तो क्या क्या हो जाएगा पूछा डाइट, डग गंगाधर क्षेत्र कहां पर है? तो क्या होगा मेरे भाई? इस झालावाड़ के दक्षिण पश्चिम के अंदर आ जाएगा या अर्धचंद्राकार पहाड़ियों के दक्षिण पश्चिम में आ जाएगा। झालावाड़ के पठार को झालावाड़ का पठार कह दिया जाता है और शाहाबाद क्षेत्र के अंदर ऊपर उठी हुई भूभाग को क्या कह दिया जाता है? शाहाबाद उच्च भूमि। तो अर्धचंद्राकार पहाड़ी एक हो गई, ये एक भौतिक, इसका एक विभाजन 2, 3 और 4। अब बच गया 5वां। वो कौन सा आता है देखो। उसके बाद हम आगे चलें, अगला हिस्सा क्या आता है भाई? चंबल नदी कहां से प्रवेश करती है? चंबल नदी की बात करें ये चित्तौड़गढ़, कोटा और बूंदी की सीमा बनाती हुई इस प्रकार से आगे निकल जाती है। तो इस चंबल नदी के द्वारा ये जो क्षेत्र आता है इस क्षेत्र के अंदर मैदानी भाग का निर्माण किया जाता है। इस चंबल नदी के द्वारा इस क्षेत्र के अंदर मैदानी भाग का निर्माण किया जाता है और ये जो क्षेत्र है इसे हम लोग क्या बोलेंगे भाई? इसे ही कहा जाता है चंबल बेसिन। इसे क्या बोलेंगे?
चंबल बेसिन कह दो, या इसे ही हम बोलते हैं चंबल का मैदान। क्या बोलेंगे इसे ही? या तो इसे चंबल बेसिन या इसे हम बोलेंगे चंबल का मैदान। और ये जो चंबल के मैदान की बात करें, इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती क्या आती है? तो इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती ये आती है मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पर याद रखना, इसी क्षेत्र में राजस्थान के अंदर सर्वाधिक मसालों का उत्पादन किया जाता है। यहीं पर क्या होता है? सर्वाधिक मसालों का उत्पादन किया जाता है। तो इस प्रकार से ये जो दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग था, इसको धरातलीय बनावट के आधार पर 5 भागों में हम लोगों ने बांटा था। ठीक है, 5 भागों में बांटा। अर्धचंद्राकार पहाड़ियां जिसमें सातुर की चोटी और चांदबाड़ी की चोटी थी, वो हमने पढ़ लिया था। और उसके बाद में यहाँ पर एक शाहबाद उच्च भूमि आ गई, झालावाड़ का पठार आ गया, एक डग गंगाधर क्षेत्र आ गया, और एक हम बात करें तो कौन सा आ गया? चंबल का मैदान या चंबल बेसिन। तो हो जाए इसका स्क्रीनशॉट। उसके बाद अब चलते हैं आगे। एकदम बढ़िया है भाई, बढ़िया 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 बढ़िया, एकदम शानदार। चलो, शाम वाली क्लास की बुक कब आएगी? शाम वाली क्लास की माही बेटा उसी समय बात करते हैं। ठीक है, चलो उसी समय बात करते हैं। आ जाओ भाई, अब आगे चलते हैं। अब दोबारा एक अगले पेज के अंदर आपको नोट्स हेडिंग लगा के लिखनी है, और वो हेडिंग क्या आ जाएगी? राजस्थान में मरुस्थल। हेडिंग क्या लिखनी है? राजस्थान में मरुस्थल और मरुस्थलीकरण। राजस्थान में मरुस्थल और मरुस्थलीकरण की बात करें, ये 2 प्रक्रिया हैं भाई, मरुस्थल और मरुस्थलीकरण। ये दोनों नाम अपने आप में अलग हैं। मरुस्थल का मतलब है ये किसी क्षेत्र की बात होगी, ये पर्टिकुलर किसी क्षेत्र की बात होगी, वो तो होगा भाई मरुस्थलीय, जहां की परिस्थितियां इसके अकॉर्डिंग होगी। जैसे हम बात करें मरुस्थल क्या होता है, तो कुछ ना कुछ डेफिनेशन तो होगी, कोई ना कोई परिभाषा तो होगी, जिसके आधार पर हम लोग ये कह सकते हैं कि ये मरुस्थल होगा। तो उसी वो जो क्षेत्र होगा वो तो मरुस्थल, और वैसी परिस्थितियां यदि आगे बढ़ती होंगी ना, आगे बढ़ती चली जाएंगी, आगे चलती रहेंगी, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा? मरुस्थलीकरण। तो हेडिंग लगानी है आपको, मरुस्थल और मरुस्थलीकरण की बात यहां पर की जाती है। अब सबसे पहली चीज अपने दिमाग के अंदर, दिल और दिमाग में कुछ बातें ऐसी हैं जो पहले से बैठी हुई हैं, पहले तो हमें उनको बाहर निकालना है और उसके बाद फिर आगे चलना है। पहले तो याद रखना, यहां से पहली लाइन आती है कि विश्व के अंदर, विश्व में जो मरुस्थल आता है, विश्व में मरुस्थल की बात करें, वो उसको हम कितना मानते हैं? अपने आप में 100% माने, कि इस विश्व में जितना भी मरुस्थल है उसको हम अपने आप में कितना माने भाई? 100% माने। तो इस 100% मरुस्थल में से 30% मरुस्थल जो आता है, ये तो आता है रेतीला, ये तो क्या आता है? रेतीला। और इसी मरुस्थल में से 70% जो आता है, ये क्या आ जाता है भाई? बर्फीला आता है। ये क्या आता है? बर्फीला। अर्थात विश्व के अंदर जितना भी मरुस्थल है उसे यदि हम 100% माने तो 30% मरुस्थल तो कैसा है मेरे भाई? रेतीला है, और 70% कैसा था? बर्फीला। तो पहली बात तो हमारे दिमाग में एक चीज बैठी हुई थी कि सर जहां पे रेत ही रेत होगी वो मरुस्थल होगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि जहां रेत ही रेत होगी। यदि ऐसा होता तो हम पढ़ते हैं ना कि भाई सफेद मरुस्थल किसको कहा जाता है? लेह लद्दाख को क्या बोलते हैं? सफेद मरुस्थल। पता है कि नहीं है? इस बर्फीले मरुस्थल की बात करें तो आपको एक नाम आता है, लेह लद्दाख का नाम आता है भारत में, और इसे क्या कहा जाता है? अरे सफेद मरुस्थल कहा जाता है। कहा जाता कि नहीं कहा जाता? ये बता दो कि सफेद मरुस्थल। इसका मतलब यदि सिर्फ बर्फीला, यदि रेतीला भूभाग होता तो उसे हम लोग क्या कहते भाई? उसे हम लोग क्या कहते? मरुस्थल बोलते। तो इस लेह लद्दाख को क्या, लेह लद्दाख को सफेद मरुस्थल क्यों कहा जाता? तो पहली चीज, कुछ बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी, बहुत सारे दिमाग से बातें आपकी आज क्लियर हो जाएंगी। अब देखो, इसका मतलब सर मरुस्थल तो कुछ और ही है। इसका मतलब मरुस्थल तो कुछ और ही है। और क्या है मरुस्थल? अब इसको सुनो, यदि ऐसी परिस्थितियां आई तो आपके दिमाग में घंटी बजी होगी कि सर इसका मतलब मरुस्थल तो कुछ और ही है। क्या है मरुस्थल? तो याद रखना, पारिस्थितिकी की दृष्टि से, किसकी बात कर रहा हूं? डेफिनेशन लिख रहा हूं यहां पर, पारिस्थितिकी की दृष्टि से, पारिस्थितिकी की दृष्टि से बात करें, दृष्टि से मरुस्थल
पारिस्थितिकी की दृष्टि से मरुस्थल की बात करें, वह क्षेत्र जहां हम क्या बात करें, भौतिक एवं प्राकृतिक कारकों का योगदान इतना प्रतिकूल होता है, क्या कि जहां पर भौतिक व प्राकृतिक जो कारक होते हैं, प्राकृतिक कारकों का योगदान इतना प्रतिकूल होता है कि वह क्षेत्र वनस्पति विहीन एवं जनसंख्या विरल होता है। क्या? जनसंख्या विरल होता है। ये होती है डेफिनेशन किसकी? सामान्यतः मरुस्थल की। क्या कहा कि ऐसा क्षेत्र जहां पर पाए जाने वाले भौतिक और प्राकृतिक कारक, ऐसा कोई क्षेत्र, बड़ा क्षेत्र जहां पर पाए जाने वाले कोई भौतिक और प्राकृतिक कारक, उनका प्रभाव इतना प्रतिकूल पड़ता है कि वहां पर जनसंख्या सामान्यतः बहुत विरल पाई जाती है और सामान्यतः वनस्पति का अभाव भी रहता है। अब देखो, गर्मी यदि हम बात करें रेगिस्तानी क्षेत्र के अंदर, मरुस्थल नहीं बोलेंगे, उसको रेगिस्तान बोलेंगे। रेगिस्तानी क्षेत्र की बात करें, उस रेगिस्तानी क्षेत्र के अंदर जनसंख्या विरल पाई जाती है और सामान्यतः वनस्पति विहीन होती है, तो उसको क्या बोलते हैं? मरुस्थल। और आपको पता होगा, यदि हम ध्रुवों की बात करें, उस ध्रुवों के ऊपर भी वनस्पति विहीन और जनसंख्या विरल क्षेत्र होता है, तो उसको भी क्या बोला जाएगा? मरुस्थल कहा जाएगा। तो यह सामान्यतः एक हल्की सी छोटी सी इसकी डेफिनेशन आ जाती है। हो गई बात यहां से। चलो आगे देखें। इसका मतलब सर यहां से कुछ बात चली है, तो मरुस्थल के लिए यदि हम बेसिक सी बातें समझे क्या है, तो याद रखना अगली लाइन आपको क्या लिखनी है? मरुस्थल वह क्षेत्र है। क्या कहा जाता है कि मरुस्थल वह क्षेत्र है, मरुस्थल वह क्षेत्र है जहां वर्षा कम होती है। मरुस्थल वह क्षेत्र है जहां वर्षा कम होती है। ये वर्षा कम होती है, ये यहां पर बर्फबारी भी हो सकती है। बर्फबारी, ये बर्फबारी हो सकती है कि ऐसा क्षेत्र जहां वर्षा कम होती है वो है मरुस्थल, वो है मरुस्थल। ऐसा वर्षा कम होगी तो बर्फबारी हो सकती है, बर्फबारी हो सकती है, वर्षा कम होती है। ये भी कह सकता हूं, अगले एक और सुनना बात को। क्या? मरुस्थल वह क्षेत्र है, किसकी बात करूं भाई? मरुस्थल वह क्षेत्र है भाई, वह क्षेत्र है जहां वर्षा कम एवं वाष्पोत्सर्जन की बात करें, वाष्पोत्सर्जन अधिक होता है, वो क्षेत्र होता है मरुस्थल। अब क्या कहा जाता है? सामान्यतः ये कहते हैं कि वर्षा कम का मतलब है कि जहां पे वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम हो, और वाष्पोत्सर्जन की बात करें 180 सेंटीमीटर से क्या हो? अधिक हो, उसे क्या कहा जाता है? मरुस्थल कहा जाता है। कि ऐसा क्षेत्र जहां वर्षा कम 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा और 180 सेंटीमीटर से ज्यादा वाष्पोत्सर्जन होता है, वो होता है मरुस्थल। वो क्या है? वो होता है मरुस्थल। तो वर्षा कम होती है, यदि बर्फबारी भी होगी तो मरुस्थल है। और दूसरी डेफिनेशन हम कह सकते हैं कि मरुस्थल वो क्षेत्र है जहां पे वर्षा कम 25 सेंटीमीटर से कम, और यदि हम बात करें वाष्पोत्सर्जन 180 सेंटीमीटर से ज्यादा होता है, वो क्या होता है? मरुस्थल होता है। वो क्या होता है भाई? मरुस्थल होता है। हो गई बात यहां से क्लियर। अब चलो आगे बढ़ते हैं, चलें आगे बढ़ें भाई। हो गई यहां से क्लियर बातें, आगे बिंदु की चर्चा करते हैं। आगे देखो और यहां पर क्या क्या चीजें आ जाती इस मरुस्थल की बात करें तो। हाँ जी देखो भाई, हाँ जी आगे देखो। अब हम बात करते हैं मरुस्थल के प्रकारों की बात करते हैं। किसकी बात करें भाई?
मरुस्थल के प्रकार, कि भाई मरुस्थल कितने प्रकार के होते हैं। कहानी समझ में आ गई मरुस्थल की। क्या है मरुस्थल? मरुस्थल के प्रकार की बात करेंगे और उसके बाद किसकी चर्चा करेंगे? मरुस्थल राजस्थान में कितना है और मरुस्थलीकरण कितना हुआ है। और एक हम बात करेंगे इस मरुस्थल शब्द की बात करेंगे कि यह शब्द कहां से आया। किसकी बात करेंगे? एक हम बात करेंगे मरुस्थल शब्द की। मरुस्थल शब्द ये कहां पर आया। और आप लोग कई बार पूछ रहे थे सर मरुस्थल शब्द पहली बार कब आया, वो हम लोग चर्चा करेंगे। और एक हम चर्चा करेंगे क्या होता है मरुस्थलीकरण। क्या होता है मरुस्थलीकरण? तो मरुस्थल के प्रकार, मरुस्थल तो बता दिया मैंने, ऐसा क्षेत्र जहां पर प्राकृतिक और भौतिक कारकों का प्रभाव इतना प्रतिकूल कि वो क्षेत्र वनस्पति विहीन और जनसंख्या विरल होता है, वो होता है वो होता है मरुस्थल। वो होता है मरुस्थल जहां वर्षा कम और वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होती है, वो होता है मरुस्थल। अब उसी के आधार पर मरुस्थल के प्रकारों की बात करें। किसकी बात करें भाई? मरुस्थल के प्रकारों की बात करें। और इस मरुस्थल के प्रकारों की बात करें, एक तो हो जाता है भाई गर्म मरुस्थल की बात की जाती है। एक तो क्या होता है? गर्म मरुस्थल। जैसे हम बात करें आपके सहारा के मरुस्थल की बात करें, सहारा का मरुस्थल आ जाता है। जैसे हम बात करें अरे गोबी का मरुस्थल आ जाता है, गोबी मरुस्थल की बात करें। जैसे हम बात करें एक आ जाता है थार मरुस्थल की बात करें, ये सब के सब क्या है? गर्म मरुस्थल है। अर्थात अत्यधिक यहाँ पर वर्षा कम और वाष्पोत्सर्जन की मात्रा ज्यादा होती है, उसके फलस्वरूप बने हैं। तो गर्म मरुस्थल का निर्माण कैसे हुआ है? इनका निर्माण होने के पीछे रीजन ये है कि यहाँ पर वर्षा तो होती है कम, और यदि हम बात करें वाष्पोत्सर्जन की, ये वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? अधिक। उस प्रक्रिया से बने हुए मरुस्थल आते हैं। गर्म मरुस्थल की बात करें। उसके बाद देखो एक होता है भाई ठंडा मरुस्थल। एक कौन सा होता है? ठंडा मरुस्थल की बात करें। और ठंडे मरुस्थल की बात करें तो यदि यहाँ से हम बात करें भाई कौन कौन से हो जाएंगे। जैसे एक नाम आ जाता है साइबेरिया का मरुस्थल की बात कर लेते हैं, साइबेरिया मरुस्थल। यदि हम बात करें लद्दाख के मरुस्थल की बात कर लेते हैं भाई, लद्दाख का मरुस्थल आ जाता है। ये सब के सब मरुस्थल कैसे हैं? ठंडे मरुस्थल आ जाते हैं। और यहाँ पर इसके ठंडे मरुस्थल होने का कारण है कि यहाँ पर वर्षा कम होती है, अर्थात वर्षा होती नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर जो होता है सामान्यतः तापमान की बात करें ये हिमांक बिंदु के नीचे होता है। कैसे होता है? हिमांक बिंदु के नीचे होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर बर्फबारी होती है। और बर्फबारी की वजह से परिस्थितियां इतनी प्रतिकूल बन जाती हैं कि ना तो यहाँ पे वनस्पति होती और ना ही मेरे भाई यहाँ पर जनसंख्या का घनत्व ज्यादा पाया जाता। बेटा राकेश गुड हैप्पी बर्थडे है ना। चलो भाई ओके, चलो जिनका जिनका भी बर्थडे है उन सबको, हाँ अंटार्कटिका का भी मरुस्थल है क्या? हाँ भाई है। तो जिनका भी बर्थडे है उन सभी को हैप्पी बर्थडे। हो गई बात यहाँ से। चलो अगला शब्द क्या आता है? मरुस्थल शब्द की बात करें। ये एक बच्चा बड़ा पूछ रहा था एक दिन, सर मरुस्थल शब्द पहली बार कहाँ से लिया गया? तो इस मरुस्थल शब्द की बात करें, ये शब्द पहली बार कब आया? वर्ष 1992 रियो डी जेनेरिया। कहां पर? रियो डी जेनेरिया की बात करें, यह कहां पर है? रियो डी जेनेरिया ब्राजील का सबसे बड़ा शहर आता है, जहां पर वर्ष 2016 का ओलंपिक भी हुआ था। यहां पर रियो डी जेनेरिया के अंदर क्या हुआ था भाई? पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। यहां पर क्या हुआ? पृथ्वी सम्मेलन। और इस पृथ्वी सम्मेलन में सर्वप्रथम शब्द आया, सर्वप्रथम शब्द का प्रयोग किया गया, शब्द का प्रयोग किया गया कि हाँ भाई मरुस्थल की बात करें तो मरुस्थल शब्द जो है ये पहली बार कब आता है? वर्ष 1992 के रियो डी जेनेरिया के अंदर जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, उस पृथ्वी सम्मेलन में पहली बार इस शब्द का प्रयोग किया गया। और इसी रियो डी जेनेरिया की यदि हम बात करें, इसी रियो डी जेनेरिया के अंदर
ये जो मरुस्थलीकरण है, इस शब्द का भी सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। तो मरुस्थल और मरुस्थलीकरण, इन दोनों घटकों की बात करें, इन दोनों घटकों के ऊपर पहली बार जो चर्चा हुई, वो चर्चा कब हुई? 1992 के अंदर हुई। कब? 1992 के अंदर ब्राजील के रियो डी जनेरिया के अंदर जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ, उसकी यहां पर बात हुई है आधिकारिक रूप से। नहीं, पहले पूरे यूनिवर्सल की बात करें, वहां पर मरुस्थल नाम का कोई शब्द नहीं थे, रेगिस्तान कह दिया जाता था, रेगिस्तान कह दिया जाता था। हो गई बात यहां से। उसके बाद शब्द आता है सर मरुस्थलीकरण क्या होता है। उसके साथ बाद में शब्द क्या आता है? मरुस्थलीकरण। और मरुस्थलीकरण का मतलब होता है मरुस्थल का प्रसार होना। इसका मतलब क्या होता है? अरे मरुस्थल का प्रसार होना, मरुस्थल जो आगे बढ़ता है, मरुस्थल का विकास जो होता है, मरुस्थल का जो प्रसार होता है, उसे क्या कहा जाता है? मरुस्थलीकरण कहा जाता है। जैसे राजस्थान की बात करें, अपन लोग क्या बोलते हैं भाई इसको? मरुस्थल मार्च को क्या बोलते हैं? मरुस्थल मार्च। इसी मरुस्थलीकरण के लिए राजस्थान में एक शब्द आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अरे मरुस्थल मार्च, मरुस्थल मार्च भी कहते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना कि मरुस्थल के प्रकार, उस मरुस्थल के निर्माण के पीछे रीजन क्या था, पहली बार ये शब्द कब आया, कहां पर आया, और ये भी ध्यान में रखना भाई। भजन कथा दास, थैंक यू भाई, थैंक यू। और चलो, और उसके बाद मरुस्थलीकरण क्या होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो हो जाए इसका स्क्रीनशॉट। उसके बाद अब चलते हैं आगे। उसके बाद अब बात करेंगे राजस्थान में मरुस्थल और मरुस्थलीकरण की। चलें भाई आगे। देखो अगला पाठ, अच्छे से दिल और दिमाग और कान, आंख, नाक सब खोल लेना, नोट्स बना लेना। क्या है बात? बिंदु लिखता हूं, जैसे लिखूंगा बातें समझ में आ जाएंगी, डाउट भी पैदा होगा, डाउट मत रखना। एक शब्द तो यहां से, एक तो हम बात करेंगे राजस्थान में मरुस्थल, एक तो हम क्या पढ़ेंगे भाई? राजस्थान में मरुस्थल, और एक हम बात करेंगे राजस्थान में मरुस्थलीकरण। एक तो हम बात करेंगे राजस्थान में मरुस्थल, और दूसरा हम चर्चा करेंगे राजस्थान में मरुस्थलीकरण। इन दोनों की चर्चा करते हैं। सबसे पहले राजस्थान में मरुस्थल की बात करें। यदि हम बात करें कि सर इसका विस्तार कहां पर है, तो ये आपको अच्छे से पता है कि राजस्थान में जो पश्चिमी मरुस्थल आता है, भूभाग आता है, वहीं पर तो इस राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार है। यदि हम विस्तार के जिलों की बात करें, तो राजस्थान में इसके विस्तार के जिलों का कितने आ जाते हैं? 12। यदि राजस्थान में मरुस्थल का क्षेत्रफल की बात करें, तो क्षेत्रफल में देखना, जो पश्चिमी मरुस्थल का क्षेत्र आता है, जो पश्चिमी मरुस्थल का क्षेत्र है 2,09,000 वर्ग किलोमीटर, लगभग 2,09,000 वर्ग किलोमीटर है। इनमें से इसमें से 1,75,000 वर्ग किलोमीटर पर, वर्ग किलोमीटर में क्या है भाई? मरुस्थल है। पश्चिमी मरुस्थल की बात करें, इसका हिस्सा, ये जो पश्चिमी मरुस्थल है, इसका क्षेत्रफल तो कितना है? लगभग 2,09,000 वर्ग किलोमीटर। और इस 2,09,000 वर्ग किलोमीटर में से 1,75,000 वर्ग किलोमीटर पर क्या फैला हुआ है? मरुस्थल। और इस 1,75,000 वर्ग किलोमीटर के आधार पर कहें कि राजस्थान में 52% भाग पर, 52% भाग पर क्या कहा है? देखो, मैं राजस्थान के बीचों बीच से अरावली गुजार रहा हूं। ये लो भाई, इस प्रकार से ये अरावली गुजार दी मैंने, ठीक है। इस अरावली के ये जो भाग है पश्चिम का, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? पश्चिमी मरुस्थल। इस पश्चिमी मरुस्थल के अंदर जिले कितने आते हैं? 12। सुनना बात को, कितने आते हैं? 12। इस पश्चिमी मरुस्थल का क्षेत्रफल कितना है? 2,09,000 वर्ग किलोमीटर के पास। और इसमें से 2,09,000 वर्ग किलोमीटर से पूरे क्षेत्र में मरुस्थल नहीं है।
कहीं पर कहीं स्थान पर पहाड़ियां भी आती हैं, तो कहीं पर मैदानी भाग भी आ जाता है। तो इस 2 लाख में से 1,75,000 वर्ग किलोमीटर के ऊपर क्या फैला हुआ है? मरुस्थल फैला हुआ है। और वो जो 1,75,000 वर्ग किलोमीटर उसकी बात करें, वो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग 52% भाग है। तो राजस्थान के कितने प्रतिशत भाग पर वन आ जाते हैं? तो जवाब क्या हो जाएगा मेरे भाई? 52% भाग पर वन आ जाता है। हो गई यहां से बात। लेकिन अब किसकी चर्चा करें? मरुस्थलीकरण। और मरुस्थलीकरण का मतलब आता है मरुस्थल का प्रसार। मरुस्थल का प्रसार सबसे पहले याद रखना, मरुस्थल का प्रसार या तो पूछा जाए तो कहां से होता है? मध्य अरावली से। राजस्थान में मरुस्थल का प्रसार या तो मध्य अरावली या जिला आ जाएगा, तो जिला कौन सा हो जाएगा? अजमेर। सर कैसे? ओके भाई देखो कैसे, ये आपको पता होगा, ये उत्तरी अरावली, ये मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। और जब हमने दक्षिणी अरावली की बात की थी तो यहां पर क्या बिंदु आया था कि इस मध्य अरावली के अंदर, कि इस मध्य अरावली के अंदर क्या बने हुए हैं? यहां पर गैप हैं। इस मध्य अरावली में क्या है? गैप कह दो या अंतराल कह दो, कि इस मध्य अरावली के अंदर गैप या अंतराल है। और इस गैप या अंतराल की बात करें, यहीं से होकर के, और ये मरुस्थल जो है ये अब किधर बढ़ रहा है? पूर्वी राजस्थान की ओर। इसका मतलब हुआ कि वर्तमान में, अगली लाइन क्या लिखोगे? वर्तमान में राज्य में मरुस्थल, राज्य में मरुस्थल। ये नई रिपोर्ट है, ये नई रिपोर्ट है। अभी अपने किसी ऑथेंटिक बुक के साथ ऐसा कोई डाटा नहीं है, ये नई रिपोर्ट जरूर है कि वर्तमान में राजस्थान में मरुस्थल की बात की जाए तो कहां पर हो जाएगा? तो वर्तमान में राज्य में मरुस्थल की बात करें तो मेरे भाई इसकी कहानी ये आती है कि ये यदि क्षेत्र पूछा जाए तो आपको क्षेत्र क्या कहा जाता है? लगभग ये कहते हैं कि 61% भाग पर हो गया है, कि वर्तमान समय में राजस्थान के कितने प्रतिशत भाग पर मरुस्थल है? 61% भाग पर मरुस्थल है। हो गई क्या बात आपको यहां से? ठीक है, याद रखना कि वर्तमान में कितने प्रतिशत भाग पे मरुस्थल हो गया, तो जवाब हो जाएगा 61% भाग पर। और एक यदि जिलों की बात करें तो जिले वर्तमान में कितने कहते हैं? 17 जिले हो गए। वर्तमान में जिले कितने हो गए? 17। पहले कितने थे? 12। पहले कितने थे? 12। अब 5 और आगे, तो यहां पर 17 हो गए। तो याद रखना 5 जिले, 5 जिले और कौन कौन से बढ़ गए उनकी चर्चा करते हैं। यहीं से स्टार्ट करते हैं। अलवर सबसे पहले, यहां पर उत्तर में जिला आता है जिसका नाम आता है अलवर। इस अलवर में बढ़ा है भाई। अलवर के बाद नीचे जिला आ जाता है जयपुर। अलवर के बाद क्या जाएगा? जयपुर। जयपुर के बाद इस अजमेर में बढ़ा है, तो एक जिला कौन सा आ जाएगा? अजमेर। अजमेर के बाद देखो यहां पे जिला कौन सा है? राजसमंद। पास वाले में बढ़ा है राजसमंद। और राजसमंद के बाद देखो यहां पे जिला कौन सा आता है? सिरोही। तो 5 जिलों में और विस्तार हो गया। और वो कौन कौन सा? तो जवाब क्या हो जाएगा? वो जवाब क्या हो जाएगा? सर अलवर है, सर जयपुर है, सर अजमेर है, सर राजसमंद है, और यदि हम बात करें तो एक क्या जाता है? सिरोही की बात यहां पर की जाती है। तो ये है राजस्थान में मरुस्थल, कि भाई इतना मरुस्थल है लेकिन अब इसका प्रसार होकर के इतना हो गया है। ये बहुत सारी रिपोर्ट जो ना ये अपने को बताती हैं। क्या ये अपने को बताते हैं? तो भाई इसका स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है, या इसी प्रकार से आपको इसको उतारना है। क्या इसी प्रकार से आपको उतारना है, तब तो आएगा मजा। चलें सर, मैप कब से स्टार्ट करोगे? हाँ करेंगे बेटा, मैप भी करेंगे। हो गए यहां से। अब चलें आगे। वेरी गुड भाई। आगे देखो सर, अगला हिस्सा क्या आता है? अगला हम बात करें कि भाई राजस्थान में, अगला हम बात करते हैं यहां से
अगला देखो, अगली हम चर्चा करते हैं राजस्थान में, ये इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में मरुस्थल प्रसार के घटक, मरुस्थल प्रसार के घटकों की बात करें। अरे मरुस्थलीकरण हुआ है तो मरुस्थल का प्रसार तो हुआ है, और प्रसार हुआ है तो मेरे भाई कौन से किसकी वजह से हुआ है उसकी बात करते हैं। किसकी वजह से हुआ है, एक छोटा सा मैप बना ले राजस्थान का, प्यारा सा सुंदर सा छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा, ये हो गया राजस्थान का मैप। और इसमें राजस्थान के अंदर मरुस्थल के प्रसार का घटक कौन से आते हैं, तो भाई नंबर 1 पे आ जाती है हवा या पवनों के द्वारा। राजस्थान में सबसे ज्यादा मरुस्थल का प्रसार हवा के द्वारा, ये पवनों के द्वारा होता है, और लगभग कितना होता है 44%। राजस्थान में सबसे अधिक मरुस्थल के प्रसार वाला घटक कौन सा आता है, तो याद रखना हवा और पवनों की बात की जाती है। उसके बाद नंबर 2 पे आ जाता है जल, और जल से मरुस्थल का प्रसार होता है 12%। सर जल से भी होता है क्या? हाँ मेरे भाई होता है जल से भी। सर कैसे? तो कई बार इस जल के द्वारा मिट्टी का कटाव कर दिया जाता है, और उसकी वजह से वो क्षेत्र यदि वहां पर बाढ़ ग्रसित बन जाए या कटाव होता रहे, बीड़ क्षेत्र आ जाता है, वहां पर हम उसको कहें कि मरुस्थल ही है, क्योंकि वहां पर वनस्पति नहीं पाई जाए, या कई बार उस पानी की वजह से, वर्षा की वजह से उसके अंदर भाई वहां पर क्या आ जाती है, फ्लोराइड की मात्रा सतह पर आ जाती है। इस प्रकार से यहां से आ जाता है। उसके बाद देखो नंबर 3 आ जाता है वनस्पति के विनाश की बात करें। वनस्पति विनाश की बात की जाती है, और वनस्पति विनाश की वजह से राजस्थान में मरुस्थलीकरण की दर कितनी आती है, 7% आ जाती है। और यदि हम बात करें एक नंबर 4 आ जाता है लवणीकरण। लवणीकरण की बात करें और इससे लगभग ये 1% आ जाता है। ये लो भाई, तो ये राजस्थान के अंदर क्या आ जाते हैं, मरुस्थल प्रसार के घटकों की बात यहां पर की जाती है। क्या? मरुस्थल के प्रसार के घटकों की बात यहां पर की जाती है। हो गई बात यहां से। चलो जी अब आगे चलें। हो गए, आ जाओ अगला बिंदु की चर्चा करें। अगला यहां से आ जाता है, अब राजस्थान में मरुस्थल के कारण की बात करें। राजस्थान में मरुस्थल का कारण क्या है, अरे किस कारण से होता है, और आपके चाहे कांस्टेबल की बात हो, चाहे रीट की बात हो, चाहे पटवार की बात हो, चाहे वनपाल, वनरक्षक, ग्राम सेवक की बात हो, या RSSI या टीचर फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, सबके अंदर पूछा जाता है कि भाई इनमें से कौन सा कारण मरुस्थलीकरण का है या नहीं है। तो 4 कारण दे दिए जाते हैं, और ये बिंदु लगता आसान है लेकिन कंफ्यूजन कर जाता है। जैसे मरुस्थल के कारण के नंबर 1 बात करें, क्या आती है भाई, जनसंख्या वृद्धि। क्या आती है? अरे जनसंख्या वृद्धि। कई बार तो दिमाग में भी ये भी आता है कि सर जनसंख्या वृद्धि से कैसे मरुस्थल होगा। अरे जनसंख्या वृद्धि होगी ना तो पेड़ पौधों के ऊपर क्या हम लोग ज़्यादा निर्भर होंगे, उसका ज़्यादा कटाव किया जाएगा, ज़्यादा दोहन किया जाएगा, तो क्या होगा, मरुस्थलीकरण का होगा। दूसरा एक आ जाता है अनियंत्रित पशुचारण। अनियंत्रित पशुचारण की बात की जाती है। सर अनियंत्रित पशुचारण से मरुस्थलीकरण कैसे होता है? तो मेरे भाई जो मिट्टी की ऊपरी सतह जो होती है वो एक टाइट सतह होती है, उससे मिट्टी का कटाव नहीं होता। लेकिन यदि अनियंत्रित तरीके से पशुचारण होगा तो उनके पैरों के द्वारा पृथ्वी की ऊपरी सतह का कटाव होता है, और वो कालांतर में धीरे धीरे फिर हवा के साथ उड़ती चली जाती है। तो अनियंत्रित पशुचारण की बात यहां पर की जाती है, या अति पशुचारण भी कहें। एक हम कह सकते हैं यहां पर क्या, अरे वनों का विनाश। किसकी बात कर सकते हैं? वनों के विनाश की बात करें तो वनों का विनाश भी यहीं पर आ जाएगा। और अगला जो मैं लिख रहा हूं वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो क्या आ जाता है, जलवायु परिवर्तन। वो क्या आ रहा है भाई, जलवायु परिवर्तन। सर ऐसा क्यों?
तो मेरे भाई धीरे धीरे जलवायु परिवर्तन हो रहा है। पहले वर्षा ज्यादा हुआ करती थी, अब वर्षा कम हो गई, और वर्षा कम होने की वजह से जो है ना, हम धीरे धीरे मरुस्थलीकरण की ओर बढ़ते जा रहे हैं। क्या? मरुस्थलीकरण के ओर बढ़ते जा रहे हैं। सर इसका एग्जाम्पल देखो, यदि हम बात करें मेरे भाई, सुनना, हम बात यहां पर करें राजस्थान की बात करें, तो राजस्थान के अंदर वर्ष 1973 के अंदर लगभग 101 दिन थे, 101 दिन वर्षा कि राजस्थान के अंदर 101, ऐसे लिखता हूं, वर्षा के दिन, कि भाई वर्षा के दिन धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या बढ़ती जा रही है, मरुस्थलीकरण। सुनना, यदि हम बात करें राजस्थान में वर्ष 1973 के अंदर लगभग वर्षा के दिन कितने थे, 101 थे। अब ये घटते हैं, और घटते करते भाई 1985 के अंदर, कब की बात करें, अरे 1985 में घटते घटते कितने पे आ जाते हैं, 65 पे आते हैं। तो पहले तो वर्षा होती थी ज्यादा, 65 आ जाएगा, या 64 भी लिख दो, 65 या 64 का नाम आता है, 65 या 64 का नाम। तो पहले तो वर्षा ज्यादा होती थी, और कालांतर में अब क्या होने लगी, अरे धीरे धीरे होने लगी, क्या धीरे धीरे कम होने लगी, जिसकी वजह से हम लोग किस में आने लगे, धीरे धीरे अपने यहाँ पर मरुस्थलीकरण की ओर बढ़ने चलने लगे। उसके बाद देखो 2020 तक आते आते, 2020 तक आते आते कितने हो गए, अरे 29 दिन हो गए। कितने दिन हो गए, 29 दिन हो गए। कितने हो गए, 29 दिन की बात यहां पर की जाती है। वर्षा के दिन अपने आंधियां कितने हैं, 27, और अब यहां पर कितने हो गए, शहरीकरण भी होता है क्या, शहरीकरण से भी होता है क्या, हाँ शहरीकरण से भी होता है। नंबर 4 देखो, शहरीकरण, शहरीकरण और औद्योगिकरण, और औद्योगिकरण, औद्योगिकरण की बात करें, क्योंकि इससे क्या हुआ मेरे भाई, इससे अपने ग्लोबल वार्मिंग की बात करें, वायुमंडल का तापमान बढ़ा, वायुमंडल का तापमान बढ़ा तो क्या जलवायु में परिवर्तन हुआ, और वर्षा के दिनों की संख्या क्या हो गई, कम हो गई। तो शहरीकरण और किसकी बात करें भाई, चलो शहरीकरण और औद्योगिकरण भी इसी के अंदर आ जाता है। एक हम बात करें, ये भी कह सकते हैं, किसकी बात करें, अरे भूमिगत जल स्तर का गिरना, भूमिगत जल स्तर का गिरना, धीरे धीरे इस शहरीकरण गिरना, शहरीकरण और औद्योगिकरण की वजह से भूमिगत जल स्तर जो है ये धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, और इसकी वजह से सिंचाई के साधनों का अभाव होता जा रहा है, और धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, मरुस्थलीकरण होता जा रहा है। एक यदि हम बात करें और की बात करें, अकाल व सूखा होना, अकाल व सूखे की मार, अकाल व सूखे की मार। तो भाई अकाल और सूखे की मार की वजह से भी क्या बढ़ता जा रहा है, अरे क्या बढ़ता जा रहा है, तो याद रखना मरुस्थलीकरण। ठीक है, ये आपको यहां से ध्यान में रखना है। चलो जी, तो ये कुछ बिंदु यहां पर आ जाते हैं कि राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण, ये पूछ लेते हैं एग्जाम में, रीट भर्ती परीक्षा में पूछ लेते हैं, वनपाल में पूछ लेते हैं, वन रक्षक में, आरएस एसआई में सीधे सीधे पूछ लेते हैं यहां से। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है करण योगी, तो बेटा हो जाए इसका स्क्रीनशॉट, उसके बाद आगे चलेंगे। हाँ जी, अब चलें भाई आगे। तो देखो ये कुछ हमने बात कर ली मरुस्थलीकरण की, क्या क्या पढ़ा, कहां से आया मरुस्थल, क्या होता है मरुस्थल, शब्द कहां से आया, मरुस्थलीकरण क्या हुआ, राजस्थान में कितने प्रतिशत भाग पे मरुस्थल है, और राजस्थान के अंदर इस मरुस्थलीकरण की बात करें तो इसका प्रभाव कहां पर हुआ, और मरुस्थलीकरण के होने के कारण। तो इन सब की चर्चा हम लोगों ने कर ली है। अब चलें आगे अगले बिंदु पर, और अगला जो बिंदु है ये भी आपको आपके दिल और दिमाग में बैठा लेना, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न आते हैं, और आए हुए भी हैं, और आए हुए हैं, और मुझे पक्की बात है आप जवाब भी दे दोगे। आ जाओ, अगला हम बात करेंगे, अगला हेडिंग आपको क्या लगानी है, अरे अगली हेडिंग लगानी है राजस्थान में अकाल।
किसकी बात करेंगे? राजस्थान में अकाल की बात करेंगे। किसकी बात करें भाई? राजस्थान में अकाल की बात करें कि क्या होता है अकाल और कहां से क्यों पड़ता है अकाल, और राजस्थान के अंदर प्रमुख अकालों की बात करें वो कौन कौन से आ जाते हैं। देखो भाई, सबसे पहले अकाल की बात करें। सर ये अकाल क्या होता है? अकाल का मतलब है जब मानव और पशु के लिए, किसकी बात करें भाई? जब मानव और पशु संपदा के लिए अन्न, चारा व जल की कमी हो जाए। किसके लिए हम बात करते हैं? किसकी? मानव व पशु संपदा की बात करें। मानव व पशु संपदा हेतु किसकी भाई? अन्न की बात करें या चारे की बात करें, वह क्या होना? जल की कमी होना। जल की कमी होना ये क्या कहलाता है मेरे भाई? ये कहलाता है अकाल। की जब सामान्य परिस्थितियों की बात करें तो मानव के लिए और पशु संपदा के लिए अन्न और चारे और जल की कमी नहीं होती। लेकिन यदि हम बात करें, ओके जेपी हट जाऊंगा भाई, बेटा आपको जब ना स्क्रीनशॉट दो तो इनको दिखा दिया करो, पैनल दिखा दिया, ठीक है। चलो जी, अब देखो तो सामान्य परिस्थितियां हो गई, लेकिन जब मानव व पशु संपदा के लिए अन्न व चारे की कमी हो जाए उसे क्या कहा जाता है? अकाल कहा जाता है। और राजस्थान में इस अकाल के संदर्भ में मेरे भाई कुछ कहावतें आती हैं। क्या? अरे कुछ कहावतें आती हैं और सुनी भी होगी। क्या? अरे तीजो कुरियो आठवो काल। क्या कहा जाता है? एक तो आ जाती जैसे तीजो कुरियो आठवो काल। तीजो कुरियो आठवो काल, आठवो काल। ये कहावत देख के पूछ लेते हैं क्या कहानी है इसकी। तो तीजो कुरियो का मतलब है, हर तीजो कुरियो का मतलब होता है 3 साल बाद अर्ध अकाल। 3 साल के बाद अपने यहां पर क्या आ जाता है? अर्ध अकाल पड़ता है। अर्ध अकाल पड़ता है वो तो क्या है? तीजो कुरियो। और आठवों काल का मतलब है हर 8 साल बाद, हर 8 साल बाद क्या आता है भाई? अपने यहां पर भयंकर अकाल आता है। तो राजस्थान के संबंध में, अकालों के संबंध में एक कहावत आती है, अरे तीजो कुरियो आठवो काल के, तीजो कुरियो आठवो काल। अरे राजस्थान में तो न्यू भी कहें कि घी डुलिया दोखो को नहीं, पानी डुलिया दोखो है। राजस्थान की बात करा, पश्चिमी राजस्थान की बात करा ना, तो पश्चिमी राजस्थान मेरा भाई राजस्थानी बात की थोड़ी सी कहावत की बात चल रही, जना अपन देसी भाषा में बात करांगा कि राजस्थान में पश्चिमी राजस्थान की बात करा ना, जड़े पश्चिमी राजस्थान पश्चिमी मरुस्थल की बात करा, उसका संदर्भ में के कहो जाए मेरे भाई? न्यू कहें कि घी ढुलिया दुख को न्या, घी ढुलिया दुख को न्या, पानी डुल जाए जना मर जाऊं। पानी ढुलेड़ो दुख है कि घी दुखा मारे घी डुल जाओ कोई बात ना और आ जासी, अरे पानी डुल गो आओ कठासू गो, डुल गो मतलब बिखर गो। तो घी डुलिया दुख को न्या, पानी डुलिया दुख है। और न्यू कहे तीजो कुरियो आठवो काल। अरे हर तीसरे साल अर्ध अकाल और 8वें साल तो काल पड़े ही पड़े है, के काल तो पड़े ही पड़े है। चलो जी, इसके साथ साथ और भी यहां पर एक कहावत और आती है। दूसरी कहावत कौन सी? ये कहा जाता है अरे पग पुंगल। सुनियो बात ने के, अरे सुनियो बात ने गोल सु का अकाल के लिए क्या क्यों जा? पग पुंगल धड़ कोटड़े, पग पुंगल धड़ कोटड़े बाहु बाड़मेर, जाए लादे जोधपुर, जाए लादे जोधपुर, ठायो जैसलमेर। तो क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है कि पग पुंगल धड़ कोटड़े बाहु बाड़मेर, बाहु बाड़मेर, जाए लादे जोधपुर, जाए लादे जोधपुर। राजस्थानी ना लादे सगला समझ जाओगा ते, जाए लादे जोधपुर, ठायो जैसलमेर। यह कहावत आती है एक और कि भाई एक ही बात करना, अकाल की बात करा तो पग पुंगल, अकाल का पग तो पुंगल बीकानेर क्षेत्र में है, धड़ कोटड़े और बाहु बाड़मेर, बाहु कड़े फैलड़ी हैंगी, बाड़मेर में धड़ तो पग तो पड़े हैं बीकानेर में, और बाजू कड़े पड़ी हैं
बाड़मेर में, जाए लादे जोधपुर, जाए का मतलब जाने से, लादे, लादे को मतलब क्या, ढूंढ आपको ना, अरे लाद गो के रहे घरा कौन कहा कई बार सुनियो रे, घरा कई बार ना अपन घर का, अरे भाई ढूंढना मिला कि नहीं मिला, ये तो हिंदी वाले हो गए, लेकिन अपन घर का, अरे ध्यान ढूंढिए रे, मिले कौन मिले तो कहो हाँ लाद गो लाद गो लाद गो, लो मारा लाद गो, वो लाद गो मतलब ढूंढ गो, मिल गो, तो जाए लादे, जाया मिले गो कढ़े जोधपुर और ठायो जैसलमेर। और पक्की बात है जोधपुर में हर साल ढूंढ के देखोगा ना तो किसी न किसी जगह तना अकाल मिल जासी। और ठायो जैसलमेर, जैसलमेर में तो अकाल ही रहे, जैसलमेर में तो अकाल ही रहता है। ये दोनों कहावतें यहाँ पर आई हुई हैं, ये दोनों कहावतें यहाँ पर आई हुई हैं। ठीक है, चलो जी आगे देखो, उसके बाद आगे बढ़े भाई, और यहां से क्या चीजें आती हैं, अब आगे चलते हैं। अब आ जाता है अकाल के प्रकार, फिर राजस्थान में अकाल पे आएंगे, अकाल के प्रकार की चर्चा करते हैं। एक तो ये जो अकाल आता है ना, इस अकाल की बात करें, इसे कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा था, प्राकृतिक रोग कहा था। इस अकाल की बात करें, और इस अकाल की बात करें, एक व्यक्ति था जिसका नाम आता है जेम्स टोड। इस जेम्स टोड ने क्या कहा था, इसे प्राकृतिक रोग कहा था। ये तो पटवार भर्ती परीक्षा में तो सीधा ही पूछा गया कि अकाल को प्राकृतिक रोग किसने कहा। अरे किसने कहा, तो मेरे भाई ये किसने कहा, कर्नल जेम्स टोड ने। अकाल के प्रकारों की बात करें, हिंदी बोलो सर, अलवर वालों को कुछ नहीं समझ में आ रहा, अच्छा अलवर वाला समझ में को नहीं आ रहे हो, ठीक, जना बेचारा कोटाला बाड़मेर जैसलमेर वालों कैसे रहे, झालावाड़ वालों क्यों गो रहे भाई। चलो आ जाओ, एक तो होता है तृण अकाल, एक तो कौन सा हो जाएगा, अरे तृण अकाल होता है। सर तृण अकाल कौन सा, ये ऐसा अकाल है जिसमें क्या होती है, चारे की कमी हो जाती, क्या चारे की कमी हो जाती है, उसे क्या कहा जाता है, तृण अकाल। एक होता है भाई जल अकाल की बात करें, जल अकाल होता है, ये ऐसा अकाल है जिसके अंदर क्या होता है, अरे पानी की कमी हो जाती, क्या होती है, अरे पानी की कमी हो जाती है। अरे एक आ जाता है अन्न अकाल, अरे ये अन्न अकाल वो अकाल है जिसके अंदर क्या हो जाती है, अन्न की कमी हो जाती, क्या, अरे अन्न की कमी हो जाती है। और एक हम बात करें तो एक हो जाता है त्रिकाल, और त्रिकाल का मतलब है जिसमें क्या हो जाए, उपरोक्त तीनों की कमी हो जाए, ये यहां से आता है। हो गई भाई, हाँ सह समझ में आओ ना, बस आ जाना चाहिए, सगलो समझ में आ जाना चाहिए। चलो जी, तो हो जाए इसका स्क्रीनशॉट। अब आगे चलते हैं, अब मामलो तो अब आसी, मजो तो ईब आओगो, और अब यही तो अगले पर्सन एग्जाम में आएंगे, और आगलो लिखो ना जना अच्छा ढंग से याद करके लिखियो भाई, ठीक है, आगलो तो समझ में आना चाहिए। अब क्या आता है, अब क्या लिखूं, तो राजस्थान में महत्वपूर्ण अकाल की बात करते हैं। इसकी बात करूं, अरे राजस्थान में महत्वपूर्ण अकाल, राजस्थान में महत्वपूर्ण अकाल की बात करें, जो तीन अकालों की चर्चा करेंगे, और जहां से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जहां से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। करें, देखो भाई, सबसे पहले नंबर 1 छप्पनिया काल, आता कि नहीं आता रहे, छप्पनिया अकाल। एक तो कौन सा आ जाएगा मेरे भाई, छप्पनिया अकाल की बात की थी, आता कि नहीं आता, छप्पनिया अकाल। हाँ छप्पनिया अकाल था, कब गिरा था, तो छप्पनिया अकाल जो है ये विक्रम संवत वर्ष 1956 में गिरा था। कब, विक्रम संवत वर्ष 1956 में गिरा था, इसीलिए क्या कहा गया, इसे छप्पनियों अकाल करो। लोग न्यू कहे, मारला बूढ़िया न्यू कहता, मारला क्यों तारला भी कहे होगो। हाँ चलो, एक और ईस्वी की बात करें, कि भाई ईस्वी की बात करें, कि भाई ऐसे सीधी डेट की बात करें, है ना, सन की बात करें, तो कब आ जाएगी, 1899। अब बूढ़िया न्यू क्या करता कि छप्पनियों काल पड़े हो, ईसो अकाल हो कि किमी कुन मिलतो खान के लिए, लोगा जाटी जानो के जाटी
जाटी का छोड़ा तार लिया। छोड़ा समझो, खेजड़ी जो होती है, उस खेजड़ी के चारों तरफ छिलके जो होते हैं उसके, है ना, वो देखना लकड़ी के होते हैं। कहा कि लोगों ने कहा, बुजुर्ग कहते थे कि भाई छप्पनियों अकाल इसो खतरनाक हुआ कर तो कि लोगा जाटी का छिलका तार लिया और पाछे उन घना चाकिम पीसा करता, कूट्या करता और फिर उससे रोटी बनाया करते थे। ये भी कहते हैं कि जो लकड़ियां होती थी उनकी छाल उतार करके पीस के और फिर खान रोटी बनाया करते थे। हाँ चलो, तो ऐसे कहते थे छप्पनियों काल, बुजुर्ग कहा करते थे। आज भी जब बैठते हैं ना उनके साथ तो बताते हैं भाई, हाँ पापा जी मुझे डांटते हैं छप्पनिया काल की तरह, कहते हैं त्रिकाल। अच्छा घरवाला कहेंगे त्रिकाल, हाँ हो जाता है भाई, ठीक है। तो छप्पनिया अकाल की बात करें एक तो ये, उसके बाद में एक आ जाता है कौन सा, सहसा बदूसा अकाल। सहसा बदूसा अकाल की बात की जाती है। एक कौन सा आता है भाई, सहसा बदूसा अकाल। और एग्जाम में पूछा कि नहीं पूछा गया, पूछा गया हुआ है सहसा बदूसा अकाल कब गिरा था। तो विक्रम संवत के अनुसार सबसे पहले देखो, विक्रम संवत के अनुसार की बात करें कब गिरा था भाई, तो विक्रम संवत के अनुसार 1899 से 1900 की बात की जाती है। 1899 से 1900 की बात की जाती है। और ईस्वी की बात करें, सन की बात करें तो कितना हो जाएगा भाई, और इससे कम कर दो। सन की बात करें तो 1899 में कितने कम हो गए रहे, 57 कम हो गए क्या, कर दो भाई, कितना आ जाएगा, लगभग 42 आ जाएगा क्या, 1842। हाँ 1842, 43 की बात की जाती है। 1842 और 1843 की बात की जाती है। ये एग्जाम में पूछा आया हुआ है। हाँ बेटा अग्रसेन पक्का। उसके बाद आगे देखो, सहसा बदूसा के बाद तीसरा अकाल कौन सा आता है, अरे मैक्रोडोट अकाल। ये भी एग्जाम में पूछा गया है, मैक्रोडोट अकाल, मैक्रोडोट अकाल। और ये एग्जाम में पूछा गया, सन दे रखी थी। ये ऐसे नहीं पूछे जाते, या तो छप्पनिया अकाल किस सन पूछा जाएगा, या पूछा जाएगा कि बताओ विक्रम संवत 1899 1900 के अंदर जो अकाल गिरा था उसे किस नाम से जानते हैं, या फिर कहेंगे मैक्रोडोट अकाल कब गिरा था। ये यहां से आया हुआ क्वेश्चन है। कब गिरा, तो विक्रम संवत 2059-60 की बात की जाती है। कब, तो याद रखना, यदि हम बात करें ये विक्रम संवत की, तो विक्रम संवत के अनुसार 2059 और 60 की बात की जाती है। तो यदि हम बात करें सीधे सीधे सन की बात करें, 57 कम कर दो भाई, 2002-3 की बात की जाती है। 2002-3 के अंदर ये अकाल गिरा था और मैं भी आया था, पक्का पक्का भाई। यही तो है राहुल कुमार प्रजापत, यही तो है मैक्रोडोट अकाल, और यही बार बार कई एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो राजस्थान के महत्वपूर्ण अकालों की बात करें तो 3 अकाल यहां से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। छप्पनिया अकाल विक्रम संवत के अनुसार वर्ष 1956 की बात की जाती है और ईस्वी के अनुसार 1899 की बात की जाती है। उसके बाद सहसा बदूसा अकाल विक्रम संवत के अनुसार 1899 2000 में हो जाता है और विक्रम संवत के अनुसार 1842-43 की बात यहाँ पर की जाती है। और यदि हम बात करें मैक्रोडोट अकाल की तो विक्रम संवत के अनुसार 2059-60 की बात की जाती है और सन की बात करें तो 2002-3 की बात यहाँ पर की जाती है। ये सब बातें यहां से आ जाती हैं, ठीक है। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना है। हो गई बात यहां से चीजें समझ में। तो ये तो हो गया, अपने किसकी बात कर ली, एक तो मरुस्थल की बात कर ली और एक किसकी बात कर ली, अकाल की। और बस अब हम बात करेंगे मेरे भाई किसकी, अब कल हम बात करेंगे किसकी, राजस्थान में जल संरक्षण की विधियां और उसके बाद अगले बिंदु पर। तो कल राजस्थान में जल संरक्षण की विधियों के साथ मिलते हैं आपके साथ एक नई क्लास के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।